गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको डीएलएड 4 सेमेस्टर का शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन पढ़ाऊंगी, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है भौतिक संसाधनों का प्रबंधन। अगर हम शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत भौतिक संसाधनों की बात करें तो उसमें सर्वप्रथम आता है विद्यालय भवन, क्योंकि विद्यालय ही वह स्थान होता है जहाँ छात्र अपने सपनों को गति प्रदान करता है। परिवार के बाद, घर के बाद विद्यालय ही वह स्थान होता है जहाँ एक बच्चा अपना सर्वाधिक समय व्यतीत करता है। इसलिए विद्यालय भवन का निर्माण करते समय अनेक सावधानियाँ रखनी चाहिए, जैसे कि विद्यालय ज़्यादा ढलान पर स्थित ना हो, अन्यथा बरसात के दिनों में वहाँ पानी भरने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। विद्यालय मुख्य सड़क के पास हो, एकदम मुख्य सड़क से लगा हुआ भी ना हो और मुख्य सड़क से थोड़ा हटकर भी हो, जिससे वहाँ आवागमन की छात्रों को सुविधाएं मिल जाएं। विद्यालय ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ बच्चों को पर्याप्त मात्रा में प्रकाश व हवा की उचित व्यवस्था मिले। विद्यालय गंदी बस्तियों, कूड़े के ढेर, कारखाने, फैक्ट्रियाँ आदि के पास स्थित नहीं होना चाहिए। विद्यालय जहाँ तक संभव हो, विद्यालय बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण में स्थापित किया जाना चाहिए। विद्यालय के आसपास आधुनिक सुविधाएं जैसे अस्पताल, डाकघर, बैंक, बाजार जैसी सुविधाएं हों, जिससे छात्रों को अपने दैनिक कार्यों को करने में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। विद्यालय ऐसे स्थान पर निर्मित हो जहाँ की मिट्टी ऐसी हो जो शीघ्रता से पानी को सोख सके, अन्यथा वहाँ पर हर समय कीचड़ जमी रहेगी और इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ेगा। इस प्रकार एक अच्छे विद्यालय में निम्न विशेषताओं का होना चाहिए, जैसे कि सर्वप्रथम पर्याप्त स्थान का उपलब्ध होना। विद्यालय का निर्माण करते समय पहले ही ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वह विद्यालय कितनी कक्षाओं तक के लिए बनाया जा रहा है, वह 8वीं तक का विद्यालय है या 12वीं तक का, क्योंकि उसी के अनुसार उसमें स्थान की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाएंगे, विद्यालय में प्रत्येक कक्षा के कितने भाग होंगे, विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए सभागार कहाँ होगा, विद्यालय लड़कों का है, लड़कियों का है या दोनों का है, मतलब हमें हर चीज़ का पहले से ही ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, विद्यालय भवन का जो प्रारूप है वह आकर्षक होना चाहिए। ये जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बच्चा जो है सबसे पहले भारी प्रारूप से ही आकर्षित होता है, इसलिए विद्यालय भवन का प्रारूप आकर्षक होना चाहिए और विद्यालय को सुविधाओं से युक्त होना चाहिए, अर्थात उसमें पानी की व्यवस्था, रोशनी, शौचालय, खेल का मैदान, कॉमन रूम, प्रयोगशालाएं आदि की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट, और विद्यालय में के भौतिक साधनों और मानवीय साधनों में परस्पर सहयोग का वातावरण होना चाहिए। अब इसके अतिरिक्त विद्यालय भवन में अनेक भागों का भी आवश्यक रूप से होना चाहिए। विद्यालय भवन खाली एक विद्यालय की इमारत ही नहीं होती, विद्यालय के अनेक अंग होते हैं जो अन्य आपस में मिलकर ही कार्य करते हैं और विद्यालय को एक नया स्वरूप प्रदान करते हैं। जैसे कि विद्यालय में निम्न भाग आवश्यक रूप से स्थापित किए जाने चाहिए, जैसे कि मुख्य अध्यापक का कक्ष। मुख्य अध्यापक का कक्ष विद्यालय के प्रवेश द्वार के समीप ही होना चाहिए। स्कूल कार्यालय, कक्षाएं बड़ी, साफ सुथरी, रोशनदान युक्त होनी चाहिए। स्टाफ रूम, विजिटर्स रूम, कला कक्ष, भूगोल कक्ष, विज्ञान कक्ष, स्कूल कैंटीन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए सभागार, शौचालय अगर लड़के और लड़कियों का है तो दोनों के लिए अलग अलग, पीने के पानी की व्यवस्था, बिजली की पर्याप्त व्यवस्था, उद्यान जिसमें ऋतुओं के अनुसार फूल लगे होने चाहिए, जिससे बच्चों में सौंदर्य बुद्धि का विकास होगा, खेलकूद का मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं और अंतिम में बच्चों के बैठने के लिए विद्यालय में उपयुक्त फर्नीचर होना चाहिए। फर्नीचर ऐसा होना चाहिए कि जिससे बच्चों की मांसपेशियों पर अतिरिक्त दबाव ना पड़े।
क्योंकि वहाँ पर बच्चा अपने दिन के 5 या 7 घंटे व्यतीत करता है। अगर फर्नीचर विद्यालय का सही नहीं होगा तो उसको बैठने में परेशानी होगी और उसका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। विद्यालय की सारी प्रयोगशालाएं जो हैं वो उपकरणों से युक्त होनी चाहिए। जैसे ज्योग्राफी भूगोल कक्ष में विश्व के और विभिन्न देशों के मानचित्र, भारत का मानचित्र, ग्लोब, एटलस आदि होना चाहिए। गृह विज्ञान कक्ष में सिलाई कढ़ाई की मशीनें, पाक कला सिखाने के लिए गैस, ओवन, फ्रिज आदि की पर्याप्त व्यवस्था रहनी चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा होने के उपकरण होने चाहिए। अगर विद्यालय में छात्रावास है तो उसके लिए भी उचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए। धन्यवाद।